सर बीच में कैसे मीटिंग एंड हो गई? हाँ बेटे, अचानक से बंद हो गई ना मीटिंग। हाँ। मैंने अब जस्ट देखा। अच्छा बच्चों, आज ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पेपर में से कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो आप, है ना। वी कैन टेक दिस अप लेटर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। अपन इसको आगे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा आप लोग डिसाइड करो। पेपर डिस्कस करो। If you say that you are not comfortable, we can discuss paper also today, and we will start this later. We will take this up later. हाँ सर चलेगा, पेपर ही डिस्कस करते हैं। पेपर डिस्कस कर लेते हैं, वो इट इज फ्रेश ऑल्सो। आप लोगों को उसमें कुछ क्यूरोसिटी भी होगी, डाउट्स भी होंगे, तो वी कैन डिस्कस पेपर। तो अगर कोई डाउट्स वगैरह मतलब तो आप मेरे को भेज दो बच्चों ग्रुप पे, तो मैं बता दूंगा उसको, इधर ही डिस्कस कर लेंगे अभी। ओके, देखो एक क्वेश्चन मिला है मुझे। यू बाय cos थीटा कैसा है? Sir, can you please show that page again? Which one बेटे? Sir, addition of finitely large angular displacement. देखो बेटे, एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन भेजा है। ये एक ब्लॉक बी है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और ये क्या है? इट इज अटैच्ड टू अ पुली
और स्ट्रिंग के थ्रू ये एक ए ब्लॉक से कनेक्टेड, ये u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये एंगल बन रहा है थीटा, और ये ऐसा हमें बोल रहे हैं ए ब्लॉक u वेलोसिटी से जा रहा है, ब्लॉक्स बराबर मास के हैं, the pulley is fixed and massless in the position shown, block A is given a speed u, vb is the speed of b, then अब देखो बच्चों क्या है, a की स्पीड अगर u है तो b के बारे में अपन बात कर सकते हैं। देखो b की स्पीड क्या होगी, मान लेते हैं b की स्पीड v है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से हम क्या लिख सकते हैं, -v cos थीटा प्लस u इक्वल टू 0, या v की वैल्यू u डिवाइडेड बाय cos थीटा ऐसी आ जाएगी बेटा। स्पीड ऑफ b जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, u डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर। ओके अब इसमें तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया, अब एक्सेलरेशन की बात करनी है हमें, है ना? सर इसमें ही डाउट था, एक्सेलेरेशन ऑन। हम्म, अच्छा अब एक बात बताओ कि ये बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी इज लेस देन एम जी, ये बात तो सही है ना? हाँ सर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, you are not audible.
हम इक्वेशन क्या लिखते हैं बच्चों? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फोर्स ने 2000 जूल का वर्क किया, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? mg इंटू h, ये वाली हाइट। क्या ये वाली हाइट r/2 के बराबर आ जाएगी? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mg इंटू r/2 इक्वल टू हाफ mv²। तो ये आपके पास आ जाएगा 2000 माइनस 500 यानी 1500 इक्वल टू 5v²। v² की वैल्यू 300, v की वैल्यू 10√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। √3 इज 1.732, तो क्या है 17.32 मीटर पर सेकेंड ऐसा आ जाएगा बेटा। ये सॉल्यूशन समझ में आया क्या भाई? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं बिकॉज़ सर शायद फ्रीज हो गए थे इसके लिए। ओके ओके ओके, देखो क्या है, हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि एक कोई सर्कुलर आर्क है ना, और वो सर्कुलर आर्क 10 मीटर रेडियस का है ना, और सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है कितना? सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री। और यहाँ पे आपने इस पर फोर्स लगाया F, कितना? 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इस पूरे पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, है ना। हाँ बेटे, सर तब स्टूड अप करेंगे सॉल्यूशंस को। क्या बोल रहे हो बेटे? ये हमने सॉल्यूशन सर ऊपर सॉल्व किया था ना, तो बस देखना था। हाँ हाँ हाँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं। मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ओके क्या सर। क्या क्या हमने किया, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में किस किस का फोर्स आएगा? ये जो एक्सटर्नल फोर्स F है इसका वर्क, और mg का वर्क, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। अब ये F फोर्स का कितना वर्क हो रहा है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऐसा ही तो लिखेंगे। बेटे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. और ग्रेविटी का वर्क डन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो क्या माइनस mgh ऐसा लिख दें, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस 0 इनिशियल काइनेटिक। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना हो गया? देखो क्या ये 10 मीटर के बराबर हो जाएगा क्या? लुक एट दिस ट्राइंगल, लुक एट द ट्राइंगल OAB। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. देखो ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के जो एंगल्स बन रहे हैं ये भी बराबर होंगे, और एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है तो बाकी दोनों एंगल का सम 120 डिग्री होना चाहिए, और बराबर बराबर भी हैं तो ये दोनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। अब ये 60 डिग्री के हो गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब ए बी की भी लेंथ 10 मीटर है। नाउ व्हेन ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ये जो रस्सी अभी इस जगह पर रखी हुई है, क्या ये रस्सी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल साइड पे शिफ्ट हो जाएगी क्या? क्या मैं इसका मतलब बोल सकता हूँ कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली 10 मीटर के बराबर का होगा, ये वाली रस्सी की लेंथ के बराबर का? यस सर। इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर के बराबर हो गया, तो क्या आएगा? वर्क डन 200 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh, m is 10 किलोग्राम, g is 10, और ये कितनी हाइट ऊपर गया है? क्या ये L माइनस L cos 60 डिग्री इतनी हाइट ऊपर गया? L माइनस L cos 60 डिग्री इतनी हाइट ये ऊपर गया। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10 cos 60 डिग्री, and this is equal to half mv square। तो क्या आ गया? 2000 माइनस 500 इक्वल टू 5 into v square, that means 1500 equal to 5v square, तो v square equal to 300, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 10√3 मीटर पर सेकंड ऐसे आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस। ओके, और कुछ डाउट्स आए हुए हैं, देखिए। A man of mass 50 kg falls freely from a height of 40 meter, हाइट 40 मीटर दी हुई है, मास ऑफ मैन दिया हुआ है कितना? 50 किलोग्राम, into a swimming pool and just comes to rest at the bottom of the pool। ठीक है, देखो ये पूल है, वो 40 मीटर की हाइट से गिरता है और बिल्कुल बॉटम ऑफ द पूल पे वो रेस्ट पे आ जाता है। Assume that the average upward force on the man due to water is 1000 न्यूटन। पानी जो है वो ऊपर की तरफ आदमी पर 1000 न्यूटन का फोर्स ऑन एन एवरेज लगा रहा है, ऐसा मान लो। डेप्थ ऑफ द वाटर इन द पूल इज d, तो d बाई 10 की वैल्यू क्या होगी? देखो हम क्या करें, यहाँ से गिरना चालू किया तो इधर इसकी वेलोसिटी 0 थी, और बिल्कुल बॉटम ऑफ द पूल पे जाकर के फिर से वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ सर। तो क्या हम ऐसा लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 to 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? क्या ये m g और टोटल हाइट 40 प्लस d के बराबर हो गया? यस सर। ग्रेविटी तो हमेशा लगता रहेगा, और जो वाटर ने जो फोर्स लगाया उसका वर्क डन क्या -1000 इंटू डी के बराबर होगा? यस सर। तो ये देखिए आप, 2 0 से ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 40 200 प्लस 5d माइनस 10d इक्वल टू 0,
तो 200 माइनस 5d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू 40 मीटर आ जाएगी। यस सर। d की वैल्यू 40 मीटर। अच्छा, तो हमें क्या d/10 पूछा है, तो 4 आ जाएगा। सर मेरा भी आंसर वही आया था, बट उन्होंने 2 दिया है। नहीं नहीं, आंसर 4 होगा, 4 ही तो आ रहा है। हाँ सर रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार इसका आंसर 4 था। हाँ हाँ, ओके ओके। अच्छा, रिपीट हुआ था क्या क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर, एमपीटी में आया था। ओके, इसमें करेक्शन कर लेना बेटे, आंसर में क्या होगा, 4 ही आंसर होगा इसका, है ना? मतलब करेक्शन हो जाएगा आंसर में। ओके अच्छा, सर। और एक क्वेश्चन तुमने भेजा है, क्या है? ये इस तरह से हमारे पास एक पुली मास का सिस्टम दिया हुआ है, और वो कुछ ऐसा, ये ए है, ये पुली है, ये यहाँ से ऐसे फिक्स्ड है, so understood. एक बेटे, ये हमें पुली मास का सिस्टम दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि ए जो है, block A is given an acceleration of 12 meter per second square towards left as shown. Assuming block B always remains horizontal, find the acceleration in meter per second square of B. देखो, इनके कहने का मतलब क्या है कि हमने इस पर कुछ फोर्स F इस तरह से लगाया होगा such that acceleration of A is 12 meter per second square towards left, right? अब देखो, Yes. मान लो कि A के पास किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है VA, और B के पास उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी है VB, तो हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं VA और VB में? वो टेंशन वाले मेथड से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ टेंशन T माने तो ये भी T हो जाएगा, तो ये वाला टेंशन 2T, ये 2T, ये 2T, ये 2T, और ये वाला टेंशन 4T हो जाएगा, है ना? तो हाँ सर। क्या होगा भाई, ए पर हम लिखेंगे टेंशन लग रहा है पीछे, राइट साइड में, वेलोसिटी है लेफ्ट साइड में, तो ए पे लिखेंगे -T इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, और बी के लिए लिखेंगे +60 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज 0, तो टी से टी कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? 6 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 6 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 6। एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाई 6 कर दो तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। और बोलिए।
और कोई डाउट है बच्चों? अच्छा, एक और भेजो। देखो, a body of mass m rests on a horizontal floor which has coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force F. Which of the following is correct? तो देखो बेटे, इसमें हमसे कहा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मिनिमम फोर्स लगा करके इसको हम मूव करवाना चाहते हैं। अब देखो बात क्या है बेटे कि हमें ये नहीं पता कि उनने तो कहा है यू आर फ्री टू अप्लाई द फोर्स एट एनी एंगल, तो हम मान लेते हैं कि हमने फोर्स जो है वो थीटा एंगल पे लगाया। यू आर फ्री टू अप्लाई फोर्स एट एनी एंगल ऑफ योर चॉइस। सर थीटा से वो उसका f cos थीटा कंपोनेंट मतलब कम होगा, हाँ, तो फिर एफ कॉस थीटा तो कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ देखो बेटे क्या होगा, जो एफ साइन थीटा की वजह से नॉर्मल फोर्स भी कम हो जाएगा। हाँ सर। और नॉर्मल के कम होते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यस सर। एन कितना रह जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और स्लाइड करवाने के लिए क्या है बच्चों, एफ कॉस थीटा जो होना चाहिए वो म्यू एन से बड़ा होना चाहिए। यस सर। व्हाट इज एन? एन इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो एफ इंटू cos theta plus mu sin theta should be greater than mu mg. तो f should be greater than mu mg upon cos theta plus mu sin theta, ऐसा हो जाना चाहिए बेटा। यस सर। Yes, sir. अब देखो क्या है, ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है कि we can slide the block with different values of force depending on at what angle we are applying the force. आप 0 डिग्री एंगल पे लगाओगे तो इसका आंसर म्यू एम जी आ जाएगा। अगर आप 30 डिग्री एंगल पे लगाओगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, 60 डिग्री पे लगाओगे तो कुछ और आएगा, है ना। हमें क्या करना है, उन सब में से भी मिनिमम फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो। हाँ सर। मतलब व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मिनिमाइज एफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में एफ को मिनिमाइज करना है। तो देखो न्यूमरेटर तो इस एक्सप्रेशन का थीटा पे डिपेंड कर नहीं रहा, तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा। यस सर। तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड। cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, देखो ये एक्सप्रेशन ऐसा ही हो गया ना
a cos थीटा प्लस b sin थीटा, Yes, sir. इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। वो आप मैक्सिमम मिनिमा से पता कर सकते हो। हाँ सर। तो कैसे करें, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को 0 कर दो। इसको जो मैक्सिमाइज करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू म्यू। यस सर। अब जब tan थीटा म्यू होगा तो इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, हम एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना लें जिसमें परपेंडिकुलर साइड है म्यू, बेस है 1, तो हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। तो cos थीटा की क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, और साइन थीटा की वैल्यू उस ट्राइंगल में हो जाएगी म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज आप cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो cos थीटा तो 1 अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, और म्यू साइन थीटा म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर ही वैल्यू आ जाएगी इसकी। यस सर। ये जो रूट अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर वैल्यू आई है, ये इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है फॉर ऑल एंगल्स थीटा। और ये कब आती है, जब थीटा आपका हो जाता है tan इनवर्स म्यू। इस वैल्यू को हम इस फोर्स के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। वो क्या होती है, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो आप ध्यान, मतलब क्या है कि अगर देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि m मास का ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, मिनिमम फोर्स बताओ सो दैट इसको स्लाइड करवाया जा सके, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट विल बी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर एट tan इनवर्स म्यू एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये बात सर समझ बट में हम, आती सर नॉर्मली हम जब सॉल्व करते हैं फिर मतलब जो फोर्स फोर्स मिनिमम लगाने का क्वेश्चन है तो उसमें F इज इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन यूज करके हम तो सॉल्व म्यू करते एन, बिल्कुल म्यू एन लिखते हैं। यहाँ पे एन को आपने एम जी अपने आप ही लिख दिया ना, हैं। हाँ एन को एम जी आपने लिख दिया ये मान करके कि फोर्स हॉरिजॉन्टल ही लगा रहे हैं। अगर फोर्स को मैंने एंगल पे लगाया, थीटा एंगल पे, तो क्या फिर फोर्स इक्वल टू एम जी लिख पाएंगे हम? नहीं मतलब नॉर्मल इक्वल टू एम जी लिख पाएंगे? नहीं। उस केस में तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा लिखना पड़ेगा ना, हाँ है ना। तो देखो बात क्या है कि ये चीज देखो तुमने सही नोट किया था कि सर हम थीटा एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन ध्यान दो हमें एंगल पे लगाने पे, ये तो नुकसान की बात हो गई,
कि साहब आपका फोर्स ही कम रह जा रहा है, लेकिन एक फायदे की बात क्या हो रही है, फायदे की बात ये हो रही है ना नॉर्मल भी कि कम हो नॉर्मल रहा भी है। कम हो जा रहा है। और नॉर्मल के कम होने की वजह से क्या है, अब आपको मतलब ये वे इन करना है, ये आपको अनुमान लगाना है कि भाई मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है या नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो अब वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसा अपने को, हमने कहा चलो ठीक है एक्सप्रेशन लिख के देख लेते हैं। एक्सप्रेशन लिख के हमने देखा तो एक्सप्रेशन ये आ गया। इससे हमें पता चल रहा है अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग फोर्स से काम चल जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है कि जो 0 डिग्री पर आपने फोर्स लगाया वही मिनिमम हो, हाँ है सर। ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने डिफरेंशिएशन की मदद से चेक कर लिया कि कौन सा एंगल पे फोर्स मिनिमम आ रहा है। ठीक है भाई। हाँ सर। ओके, और बोलिए। सर इतना ही था, ऐसे भी टाइम हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ सर। बाय सर, थैंक यू सर। बस। Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.